बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिज़न एजुकेशन सिस्टम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 10 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के हम इस लेक्चर के अंदर फ्रिक्शन के मुतल्लिक़ जो है वो स्टडी करेंगे। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन जो है वाकई कोई अपोजिट फोर्स है। व्हाट इज़ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या है? क्या आपने हैव यू नोटिस, क्या आपने कभी नोट किया है वाई बाल स्टॉप के एक बाल क्यों रुकती स्टॉप कर जाती है? वाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, या फिर फ्रिक्शन जो है मोशन की मुखालफत क्यों करती है? तो इन सब की चीज़ों के मतलब इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, और इन सब को डिस्कस करने के बाद फिर ये करेंगे डिस्कस कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों होती है, कि रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रेकिंग और स्किडिंग के दरमियान जो है डिफरेंस जो है उसको डिस्कस करेंगे, या फिर डिफ़ाइन कर सकते हैं ब्रेकिंग और स्किडिंग की, कि ब्रेकिंग क्या है और स्किडिंग क्या है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन जो होती है, अगर आपने फॉर एग्जांपल हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, एक साइकिल जो है अगर उसके ऊपर कोई आप पैडलिंग की फ़ोर्स लगा रहे हैं तो साइकिल क्या कर रहा है? साइकिल आगे की डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है। तो जैसे ही आपने पैडलिंग स्टॉप की तो कौन सी चीज़ थी जिसने जो है साइकिल की मोशन को कंटिन्यू रहने से स्टॉप करवा दिया, कि वो कंटिन्यू रही बल्कि स्टॉप हो गई? तो यहाँ पे पहले तो हम पैडलिंग की फ़ोर्स लगा रहे थे तो साइकिल मूव कर रही थी, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स लगाना स्टॉप कर दी तो वो साइकिल क्यों रुकी? क्योंकि कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स होगी जो इसकी मोशन के अगेंस्ट जो है वो वर्क करेगी, जो बॉडी को स्टॉप करेगी। लिहाजा वो इसकी जो फोर्स है अनबैलेंस फोर्स को क्या करेगी? बैलेंस कर देगी। यानी कि जितना हम पैडलिंग के ज़रिए एक्शन कर रहे थे उतना ही वो रिएक्शन करेगी, तो बॉडी जो है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि जितना एक्शन फोर्स कर रही थी उतना ही अगर मुखालिफ सिमत में जो है वो उसके ऊपर जो है वो रिएक्शन होगा तो वो जो है बॉडी क्या कर जाएगी? स्टॉप कर जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि नेट फोर्स जब ज़ीरो होती है तो बॉडी जो है वो मूव नहीं कर सकती। तो लिहाजा फोर्स क्या होती है? फोर्स दैट फ्रिक्शन जो होती है ये एक फ़ोर्स होती है। और कौन सी फोर्स? दैट अपोजेस, जो मुखालफत करती है। किसकी मुखालफत करती है? मोशन की। वो फोर्स जो मोशन की मुखालफत करे वो क्या कहलाती है? ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, हरकत करते हुए इसाम की मोशन की मुखालफत करे, इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन कहलाती है। इसी तरह अगर हम हवा के अंदर चल रहे होते हैं तो हवा जो है, तेज़ हवा जो है वो हमें क्या करती है? आगे से रोकने की कोशिश। हम आगे की जानब मोशन कर रहे होते हैं, लेकिन हवा की जो फोर्स होती है प्रेशर की वो हमें पीछे की तरफ रोक रही होती है, रोकने पे मजबूर कर रही होती है, अपोजिट डायरेक्शन में हमारे ऊपर लग रही होती है। तो लिहाजा फ्रिक्शन जो है, इससे बात क्लियर होगी कि ये है एक फोर्स ही है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है मोशन ऑफ द बॉडी के। जिस हिम्मत में बॉडी मूव कर रही होती है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है। लिहाजा द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। अब बात ये आ गई कि फ्रिक्शन जो है इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो किसी बॉडी या किसी भी काम हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर जो इफेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। तो नेचर ऑफ सरफेस की बात हो जाए तो अब पहला फैक्टर जो है उसका नेचर ऑफ सरफेस पे भी फ्रिक्शन डिपेंड करती है कि वो सतह जो है उसकी नेचर कैसी है, और दूसरा पैसिंग फोर्स। अब नेचर ऑफ सरफेस जो है उसको हम डिस्कस करते हैं कि सतह की नोयत। अगर हम देखें कि हमवार सतह, हमारे पास ये वाइट बोर्ड ही है, इस वाइट बोर्ड के ऊपर अपना हाथ को जो है हम जो है वो
स्किड करवाते हैं तो ये देखें तो कम फोर्स होगी हमारे हाथ के नीचे, हमारा हाथ जो है वो आसानी से मूव करेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम किसी रब सरफेस के ऊपर जो है वो बग़ैर पॉलिश सरफेस जो है उसके ऊपर हम हाथ को जो है वो मूव करवाते हैं तो हाथ इतना तेज़ी से मूव नहीं करता। वजह क्या है कि वो सतह जो है वो स्मूथ नहीं है। अब ये भी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे स्टार्ट कब कंटिन्यू हो जाती है। जैसे ही हम जो है बॉडी को जो है किसी सरफेस के ऊपर मूव करवाना कंटिन्यू करते हैं तो उसी वक्त जो है वो अपोजिंग फोर्स जो होती है वो बॉडी के ऊपर उसकी मोशन के अगेंस्ट एक्ट करना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा जितनी सरफेस फिर स्मूथ होगी उतनी ही जो है वो अपोजिट फोर्स जो है जो अपोजिंग फोर्स जो फ्रिक्शन की फोर्स लग रही थी अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी की मोशन के वो कम होगी। लेकिन अगर रब सरफेस होगी तो वो उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन, फॉर एग्जांपल आप हमवार रोड के ऊपर चल रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। लेकिन हमवार रोड के ऊपर देखें तो कांटेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, लिहाजा हमवार रोड के ऊपर जो है वो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। अब देखें प्रेस आगे बात कि नेचर ऑफ सरफेस में जो है कि अगर नेचर ऑफ सरफेस में बाज़ बॉडी जो हैं वो हमें जो है स्मूथ नज़र आ रही थी, जैसे ये वाइट बोर्ड है जो ये हमें बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये जो इसके ऊपर कोई और बॉडी है वो भी हम स्मूथ ले लेते हैं, जो दोनों सरफेस हैं वो स्मूथ हैं। लेकिन अगर दोनों बॉडीज़ को माइक्रोस्कोपिक जो है हम एक्सपेरिमेंटली इसको देखें तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए अगर हम इसके इमेज को जो है वो लार्ज करके व्यू करके देखें तो व्यूवर से हमें ये नज़र आएगा कि इसके अंदर छोटे छोटे पिट्स या कोल्ड वेल्ट जो हैं वो मौजूद हैं, छोटे छोटे बम्प्स मौजूद हैं, छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जिनकी वजह से बॉडी जो है वो आसानी से मूव नहीं कर पाती। जो अपोजिंग फोर्स होती है अदर सरफेस की वो जो है बॉडी की मोशन को क्या करवा रही होती है, स्टॉप करवा। जैसे आपके सामने ये सामने नज़र आ रहा है तो जब हमने माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है इसको आइडेंटिफाई किया तो हमें नज़र आया कि हमवार सतह के ऊपर छोटे छोटे बम्प्स हैं या कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं जिनके ज़रिए एक बॉडी जो है वो जब वो दूसरी बॉडी के ऊपर जब मूव करती है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। अब वो जो बम्प्स वगैरह या पिट्स वगैरह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये असल में कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं किसके दरमियान, सरफेसेस, दो सरफेसेस जो हमवार सतह मूव कर रही होती हैं उन सतहों के दरमियान ये कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं। और इन कॉन्टैक्ट पॉइंट को जो हम नाम देते हैं वो कोल्ड वेल्ट्स का नाम दे देते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास कोल्ड वेल्ट की डेफिनेशन बन गई। कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं इनको जो है हम किसका नाम देते हैं, कोल्ड वेल्ट्स। इन कॉन्टैक्ट पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कोल्ड वेल्ट्स का। किसका, कोल्ड वेल्ट्स का। इसी तरह बात आ गई, अब आगे देखा जाए तो सेकंड फैक्टर जो था वो प्रेसिंग फोर्स थी जो फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड इफेक्ट करती थी। अब प्रेसिंग फोर्स जो है अगर देखें एक सतह जो है एक ब्लॉक है उसके ऊपर एक हम जो है हैवी ब्लॉक रख देते हैं तो जितना ज़्यादा ब्लॉक का वेट होता जाएगा जितनी जो है प्रेसिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा लगती जाएगी उतना ही जो है वो फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। क्योंकि जितना हम ऊपर से जो है प्रेसिंग फोर्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना ही जो नीचे पड़ा हुआ ब्लॉक है जो सरफेस है उस सरफेस का जो है नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर इंक्रीज़ करता जाएगा। तो जब जितनी प्रेसिंग फोर्स इंक्रीज़ कर दी उतना ही नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज़ होगा तो उतनी ही फ्रिक्शन की फोर्स भी इंक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन फ्रिक्शन की फोर्स जो है एक सर्टेन वैल्यू तक इंक्रीज़ होगी, मखसूस वैल्यू तक इंक्रीज़ होगी। तो जब वो जो सर्टेन वैल्यू है उस वैल्यू को जो है हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। तो लिहाजा फिर अब हमारे पास ये डेफिनेशन बन गई कि वो जो सर्टेन वैल्यू है जो प्रेसिंग फोर्स जहाँ तक मैक्सिमम बढ़ सकती है बॉडी के ऊपर उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज़ नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है फ्रिक्शन की उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब आगे बात कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में जो है हमारे पास रेशियो जो होती है बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन
फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के दरमियान रेशो और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान रेशो होती है, एक फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन आर। नॉर्मल रिएक्शन आर कौन सा है? ये जो सतह जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जो बॉडी के ऊपर प्रेसिंग फोर्स लग रही है, उसके ऊपर जो सतह नीचे वाली बॉडी की जो सतह है, जो आपस में दो बॉडी स्लाइड कर रही हैं, तो उनकी जो जिस सरफेस के ऊपर वाली बॉडी मूव कर रही है वो सरफेस नीचे से जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लगाती है। तो लिहाजा वो जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू जो प्रेसिंग फोर्स की लग रही है उसमें, और जो नॉर्मल रिएक्शन है, सतह का रिएक्शन है, उनके दरमियान एक रेशो होती है। उस रेशो को हम क्या नाम देते हैं? कांस्टेंट का। दिस कांस्टेंट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जस्ट रेशो है। किस में रेशो है? बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में एंड नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन और जो सरफेस जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रही होती है, अपोजिंग फोर्स लगा रही होती है, वो एक कांस्टेंट होता है। रेशो जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, इसको रिप्रेजेंट जो होता है वो हम म्यू से करते हैं। अब म्यू जो होता है, आपने अभी पढ़ा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो रेशो होती है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान। तो ये हमारे पास रेशो है Fs। रेशो को जो है हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास Fs/r आ गया। अब हमने जो है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है Fs इधर रहने दी, r इधर जाके म्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। r जो है वो क्या है? r जो है जितना बॉडी का वेट जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा था और उस वेट के इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, तो r जो है वो mg के इक्वल हो गया। w है, w बराबर mg, तो r बराबर किसके इक्वल आ गया? mg के मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। क्योंकि बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, इसलिए सतह जो है वो क्या कर रही थी? रिएक्शन कर रही थी ऊपर। तो हमारे पास Fs इक्वल टू किसके आ गया? म्यू, और r की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, mg आ गया। अब हम जो है इम्पॉर्टेंस जो है फ्रिक्शन की उसके मतलब थोड़ा सा पढ़ते हैं, या नीड्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या है, इम्पॉर्टेंस भी इसको कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, या इसके लिए कह लें कि नीड्स ऑफ फ्रिक्शन भी हम हेडिंग बना सकते हैं। अगर देखें, एक जो है एथलीट जो है वो रन कर रहा है ग्राउंड के अंदर, तो उसको जो है अगर वो फ्लीट्स शूज़ के साथ दौड़ता है तो उसकी ग्रिप जो होती है अर्थ के साथ वो फ्रिक्शन कम हो जाती है उसकी, लिहाजा वो दौड़ नहीं सकता। अगर उसको जो है वो एक स्मूथ सरफेस के ऊपर दौड़ने के लिए जो है वो ग्रिप वाले शूज़ चाहिए होते हैं, तो ताकि उसकी फ्रिक्शन मैक्सिमम हो। अगर फ्रिक्शन जो है वो लेस हो जाए तो हम फ्लोर के ऊपर मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम गीले फ्लोर के ऊपर मूव करना चाहते हैं तो हमारे पाँव और उस फ्लोर के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है बहुत ही कम होती है। इसलिए जब हम कहीं जो है ग्राउंड वगैरह में, प्ले ग्राउंड के अंदर खेलते हैं, तो वहाँ पे ग्रासी ग्राउंड होती है, तो उसके अंदर जो है हमारे जो शूज़ होते हैं वो फ्लीट नहीं होते, बल्कि उनके नीचे जो होती हैं वो बम्प्स बने होते हैं, वो जो है ग्रिप बनी होती हैं, जो ज़मीन के साथ हमारा जो है कंटेक्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, जिससे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज़ होती है। लिहाजा फ्रिक्शन को नीड होती है हम मूव करने के लिए भी हमें, तो लिहाजा स्मूथ एथलीट जो हैं वो स्मूथ शूज़ यूज़ करने की बजाय वो जो है वो ग्रिप वाले शूज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं। इसी तरह अब अगले पेज पे हमारा जो है टॉपिक जो है उसको भी साथ ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे बोर्ड में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ तक जो है फ्रिक्शन से लेके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में है। बिल्कुल इसी तरह आपने डिफाइन के तौर पे इसको, और नेचर ऑफ सरफेस और प्रेसिंग फोर्स जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है बुक के ऊपर अपनी वर्डिंग में। बाकी जो है वो इसी तरह आपने हेडिंग्स बना के इसको लिखना है। अब आगे रोलिंग फ्रिक्शन की बात। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? रोलिंग फ्रिक्शन असल में आपने गाड़ी को मूव करते हुए देखा है, तो गाड़ी का पहिया जो है वो अपने एक्सल के गिर्द घूम रहा होता है, और वो सरफेस के ऊपर जो है किसी भी रोड के ऊपर जब गाड़ी मूव कर रही होती है, तो वो जो व्हील जो होता है उसमें और जिस रोड के ऊपर वो चल रहा था उसको सरफेस कहा जाता है। उन दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसे क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन रोलिंग बॉडी का मतलब होता है व्हील वगैरह जो है उसकी
को कह लें, एंड द सरफेस, और वो सरफेस ऑन विच इट रोल, जिस सरफेस के ऊपर वो जो व्हील है वो रोल कर रहा होता है, इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ये आपके सामने एक व्हील बना हुआ है और ये रोड है, रोड के ऊपर व्हील जो है इसके दरमियान और ये जो सरफेस के दरमियान यहाँ पे जो फ्रिक्शन मौजूद होगी उसको हम क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो फिर सुन लें, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन रोलिंग बॉडी के दरमियान फ्रिक्शन एंड द सरफेस, और सरफेस ऑन विच बॉडी रोल, जिसके ऊपर बॉडी रोल करती है या इट रोल कह लें, इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। अब बात आ गई स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है ये फ्रिक्शन होती है बिटवीन टू स्लाइडिंग सरफेस। जैसे हम वाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो डस्टर को मूव करवा रहे हो, तो वो वाइट बोर्ड के ऊपर डस्टर जो है वो क्या कर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है। तो दो ब्लॉक ले लें, वो आपस में उनको, या हम अपने हाथों को ही आपस में इस तरह रब करें, तो जो है जो इन दोनों हाथों के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स होगी वो हमें इनकी मोशन को स्टॉप करवाने की कोशिश करेगी। तो वो जो फ्रिक्शन की मोशन, वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी बिटवीन जो है स्लाइडिंग बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप यहाँ पे फोर्स का लफ्ज़ भी यूज़ कर लें, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू स्लाइडिंग बॉडी इज कॉल्ड। तो इसके बाद आ गया जी, नेक्स्ट हमारा आ गया कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपने वहाँ डायग्राम में भी देखा था कि जो कंटैक्ट एरिया था बिटवीन रोलिंग बॉडी, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये एक रोल बॉडी है और जिस सतह के ऊपर ये रोल कर रही है, उन दोनों के दरमियान जो कंटैक्ट एरिया है वो बहुत ही लेस है एज़ कंपेयर टू, अगर देखा जाए कि दो सरफेस जो हैं वो आपस में जो है वो रब कर रही हैं, तो इनके दरमियान ये इतना ज़्यादा जो है, ये है ये बी है, तो दोनों के दरमियान ये वाला जो कांटेक्ट एरिया है वो ज़्यादा है। तो जितना कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होता जाएगा उतना ही रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा था टॉपिक के अंदर, कोल्ड वेंट्स में पढ़ा था कि जितना कांटेक्ट एरिया जो है वो ग्रेटर होता जाएगा, नेचर और सरफेस में भी पढ़ा था, उतना ही जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो लिहाजा बिकॉज द कॉन्टैक्ट एरिया जो है रोलिंग बॉडी के अंदर इज़ लेस कंपैरेटिवली देन कंपैरेटिवली स्लाइडिंग बॉडी के लिहाज से अगर कंपेयर किया जाए तो वो कम होगा। सो रोलिंग फ्रिक्शन जो होगी वो लेस देन होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसी तरह जो है ब्रेकिंग और स्किडिंग के मतलब हम पढ़ेंगे आज। जस्ट डिफाइन इसकी पूछी जाती है एग्जाम में कि ब्रेकिंग क्या है। ब्रेकिंग जो होती है ये असल में मेजरमेंट होती है ब्रेकिंग पावर ऑफ व्हीकल की। जो गाड़ियों की ब्रेक की मेजरमेंट होती है वो उसको क्या कहते हैं, ब्रेकिंग कहते हैं। स्किडिंग जो होती है, स्किडिंग का मतलब होता है कि स्लिप करना सरफेस के ऊपर। जैसे अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो तो हम फर्श के ऊपर क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं। इसी तरह अगर मड वगैरह में अगर आप गाड़ी की ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी जो है वो बगैर रुके जो है, व्हील तो उसके स्टॉप कर जाते हैं लेकिन गाड़ी आगे की जानब फिसलना शुरू हो जाती है। इसी तरह या फिर व्हील जो है मूव कर रहे होते हैं लेकिन गाड़ी आगे मूव नहीं कर रही। इसी तरह अगर आप तेज़ी से कार को ला के ब्रेक करते हैं तो वो बजाय कार जो है रुकने के, वो मोमेंटम में इजाफे की वजह से गाड़ी जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। तो लिहाजा वो बग़ैर उसका रोल किए हुए सरफेस के ऊपर उसके टायरों का स्लिप कर जाना जो है, उस एक्ट को जो है हम क्या कहते हैं, स्किडिंग। स्किडिंग क्या है, एक्ट ऑफ स्लिपिंग है ऑफ बॉडी ओवर द सरफेस विदाउट, बगैर रोल करके मूव किए हुए डायरेक्ट स्लिप कर जाना बॉडी का जो है एक्ट, उसे क्या कहते हैं, स्किडिंग कहते हैं। तो इसी तरह बेटा आपने जो है इस सारे लेक्चर को जो है प्रिपेयर कर लेना जिस तरह रिटर्न हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।